कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जैसे कि आपके इक्विटी, रेफरेंस, डिवेंचर्स, लोन। ये अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो मिलाकर बनाते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 1 करोड़ का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर है, उसमें हो सकता है कि 50 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल हो, 25 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, 25 लाख के डिबेंचर्स हो, और किसी भी कॉम्बिनेशन में ये स्ट्रक्चर हो सकता है। इसको कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी हम कर क्यों रहे, तो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द ओवरऑल वैल्यू। मतलब जब कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है, जब फर्म की वैल्यू निकाली जाती है, तब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट होता है। क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा तो वैल्यू हाईएस्ट होगी, अगर ऑप्टिमम नहीं होगा तो वैल्यू वो कम हो सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मोटो होता है वो होता है ओवरऑल वैल्यू जो है फर्म की वो हाईएस्ट रहे। इसलिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन करें so that the value of the firm is at highest। अब ये वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्म का सिंपल फॉर्मूला है EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उन सबकी कमाई मिलाकर ये होती है। उसको डिवाइड किया जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको KO या K0 भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया पिछले चैप्टर में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सारे के सारे अलग अलग जो सोर्सेज है उसकी कॉस्ट निकालते हैं, उसका वेटेड एवरेज करते हैं, तो हमें मिलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और EBIT को अगर इससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। एवरी सोर्स ऑफ फंड हैव डिफरेंट कॉस्ट। हर एक सोर्स की अलग अलग कॉस्ट होती है, KE अलग होता है, KD अलग होता है, KP अलग होता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग जो कॉस्ट है वो निकालना सीख लिया। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसका वैल्यू पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उसको समझाने के लिए कई सारी थियरीज है, वो थियरीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुछ थियरीज ऐसा बोलती है कि भाई जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपके ओवरऑल वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा, कुछ थियरीज कहती है नहीं करेगा। तो कौन कौन सी थियरीज है वो देख लेते हैं एक बार, और एक एक करके उन थियरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। पहली थियरी है नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड है ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड है MM मतलब मोडिग्लानी मिलर अप्रोच। यहाँ पे टैक्सेशन के साथ और विदाउट टैक्सेशन दो अलग अलग थियरीज बनती है इन्हीं लोगों की। और लास्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये चारों थियरीज हमको पढ़नी है। इन थियरीज को पढ़ते टाइम कुछ अजम्पशंस होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। क्या अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज इक्विटी। मतलब या तो आप इक्विटी ले सकते हो या आप डेट ले सकते हो। टोटल असेट रिमेन्स द सेम, मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, तो जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहने वाला है। वो डेट और इक्विटी के बीच डिवाइडेड होगा सोर्सेस में। डिविडेंड पे आउट जो है वो 100% है, मतलब कुछ भी रिटर्न अर्निंग नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं है। सिर्फ हमारा जो मोडी गिलानी में एक टैक्स वाला है उसको छोड़कर किसी भी थियरी में कोई टैक्स हम अज्यूम नहीं करते। और यहाँ पे जो कैपिटल फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट है, मतलब जो असेट अगर कांस्टेंट होगी तो आपकी कैपिटल फाइनेंसिंग भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए की असेट है तो वही रहने वाली, सोर्सेस भी 1 करोड़ के रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ डेट में हो, कुछ इक्विटी में हो, ये इंटरचेंज हो सकता है कि कुछ 50 लाख से बढ़ाकर कुछ कर दे, पर ओवरऑल जो है वो 1 करोड़ ही रहने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके अप्रोचेस पढ़ते हैं। अप्रोचेस के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं समझाने के लिए वो भी हम करते हैं। तो पहला अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो ओवरऑल वैल्यू को इम्पेक्ट करता है। ठीक है? इसमें बोला क्या गया है, अगर आप डेट को इंक्रीज करोगे, डेट को इंक्रीज करने की वजह से आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसके कारण आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है वैल्यू पे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वैल्यू इज इक्वल टू, ये एस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्विटी प्लस डेट, यहाँ पे दे रखा है वही चीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमको लेना होता है नेट इनकम, मतलब पैट्स PATES को KE से डिवाइड करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। और यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू गिनने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डेट की वैल्यू को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, वैल्यू ऑफ फर्म। और यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, EBIT बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। रूपा लिमिटेड EBIT इज 5 लाख, द कंपनी हैज़ 10% 20 लाख डिबेंचर, मतलब 20 लाख के डिबेंचर से इस पर 10% इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब 2 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE कितना है, 16%। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो देखो इस पर्टिकुलर अप्रोच में पहले हमको
इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। इक्विटी की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका, आपको क्या लेना है, आपको लेना है पैट्स, मतलब जो इक्विटी वालों की कमाई है उसको डिवाइड करना है के से। पैट्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ईबीआईटी है। ईबीआईटी कितना है, 5 लाख। इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, जो हो रहा है 2 लाख। और क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, जो 3 लाख बच रहा है वो मेरा क्या बन जाएगा, PAT। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुटिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को, 3 लाख डिवाइड बाय 16%। ठीक है, जैसे ही 3 लाख को मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी 18,75,000। डेट की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास 20 लाख। तो अगर मुझे पूछे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी, तो हमारा 1 का ए आ गया। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एस प्लस डी। एस कितना निकला, 18,75,000 प्लस डी, डेट का वैल्यू कितना है, 20 लाख। तो टोटल आया है 38,75,000। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों अब सेकंड जो पूछा है, क्या पूछा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने देखा कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू। ईबीआईटी कितना है, 5 लाख। वैल्यू कितना निकला, 38,75,000 इंटू 100 करेंगे, 5 लाख डिवाइड बाय 38,75,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 12.90। दोनों ही आंसर मेरे आ गए। ये कौन सा अप्रोच था, ये अप्रोच था हमारा नेट इनकम अप्रोच। यहाँ पे हम इक्विटी की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर बाद में वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे और उसके बेस पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हर अप्रोच में अलग तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म निकाली जाएगी। ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला है, इंक्रीज इन डेट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन WACC विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू। ये तो पहले भी था, इसमें अलग क्या है, यहाँ पे बोला है कि भाई ये जो आपका इंक्रीज इन वैल्यू होगा ना, ये इंक्रीज इन वैल्यू होगा ना, ये सर्टेन पॉइंट तक ही होगा, उसके बाद ये घटने लग जाएगा। कैसे समझते हैं, यहाँ पे अजम्पशन ये बोल रखा है कि भाई आपका जो डेट बढ़ता है उसकी वजह से आपका WACC घटता है। रीज़न क्या है, सिंपल चीज़ें क्यों है, आपका डेट का जो रेट होता है वो इक्विटी के रेट से कम होता है, इसकी वजह से आपको WACC घट रहा है, जिसकी वजह से आपका वैल्यू जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, WACC घटता है, वैल्यू बढ़ता है, ये तो हमने भी पहले भी पढ़ा। यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो KE है, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न इक्विटी वाले, वो अपना धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डेट के बढ़ने की वजह से WACC में इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट वैल्यू को बढ़ाएगा, बट कब तक बढ़ाएगा, अप टू अ सर्टेन पॉइंट। इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन जैसे ही एक लेवल के पार कर जाएगी तो आपको डेट के बढ़ने की वजह से जो फायदा हो रहा है ना, वो ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से ऑफसेट हो जाएगा, और वही हमारा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा ऑप्टिमम वैल्यू होगा, उसके बाद वो घटने लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अजम्पशंस क्या है, रेट ऑफ डेट कांस्टेंट है। सेकंड अजम्पशन क्या है, जो मैंने बताया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी के कारण हमको एक लेवल पे स्टॉप हो जाना पड़ता है कि भाई इसके आगे हम जाएंगे ना तो हमारा जो वैल्यू है वो घटने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में तुम्हें क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, इक्विटी दे रखा है, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू, मतलब डेट का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है और जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी इन सातों सात ऑप्शंस में से वो हमारा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये हमारा डेट का है, तो यहाँ पे बाजू में इक्विटी का निकाल देते हैं। अगर 0 डेट है तो इक्विटी कितना होगा, 1, 0.1 है तो ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डेट निकाल देता हूँ पहले, यहाँ पे निकाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इन दोनों का समेशन अगर करेंगे हम तो ओवरऑल कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ डेट ले लेना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इनका समेशन करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे कम आने वाला है, डेट विल बी माई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 11 इंटू 0 इज 13 इंटू 1 इज 13, दोनों का समेशन इज 13। सेकेंड ऑप्शन में 11 इंटू 0.1 प्लस 13 इंटू 0.9 11.7, ये हो रहा है 11.8। थर्ड का 11.6 2.2 2.32, 14 इंटू 0.2 14 इंटू 0.8
11.13.52, थर्ड का 12 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.7 10.5, टोटल हो रहा है 14.1, फिफ्थ का 13 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 9.6 14, 15 2.5 7.5 प्लस 18 इंटू 0.5 9, ये हो रहा है 0.5, 18 इंटू 0.6 10.8 प्लस 20 इंटू 0.4 है 18 यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने के बाद देखें तो सबसे कम जो कॉस्ट आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट आपका डेट बढ़ने की वजह से डेट का प्रोपोर्शन आपने 10% किया, वहाँ पे आपका लोएस्ट कॉस्ट आया, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो बट फिर भी आपका जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। मतलब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में 10% डेट रखने की वजह से आपका जो कॉस्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को समझा। बढ़ते हैं आगे। अब आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे भी डिजाइन करो, कितना भी डेट रखो, कितना भी इक्विटी रखो, कुछ भी शफल करो, आपके वैल्यू पे इम्पैक्ट होगा। इस थियरी में लॉजिक क्या दिया इन लोगों ने, इंक्रीज इन डेट विल डिक्रीज द WACC। क्या हो रहा है, डेट बढ़ने की वजह से क्योंकि आपका इक्विटी से सस्ता होता है डेट, तो आपका WACC घटाएगा वो, बट उसी सेम टाइम पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इक्विटी वालों का, इक्विटी शेयरहोल्डर का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। मतलब समझते हैं, अगर डेट बढ़ने की वजह से आपके WACC में 2% की कमी आई तो आपका जो KE है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर, वो 2% से बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही आपका 2% में कमी आई WACC में, साथ ही साथ आपका KE बढ़ने की वजह से वो वापिस ऑफसेट हो गया। मतलब ये इनडिफरेंट रहने वाला है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा क्योंकि WACC सेम रहेगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है आर्बिट्राज की। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि ये घटने की वजह से रेट बढ़ा, आपका WACC घटा, उसकी वजह से आपके ओवरऑल वैल्यू में बढ़ोतरी आई, वैसे ही क्या होगा, कुछ आर्बिट्राजर्स आएंगे। आर्बिट्राजर्स मतलब जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं, वो तुरंत क्या करेंगे, इक्विटी को सेल कर देंगे और आपका जो KE है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, बढ़ जाएगा और वो वापस वहीं पे आ जाएगा, वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली। ठीक है, यहाँ पे वही मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, तो हमने हमारे इससे पहले वाले अप्रोच में क्या देखा, हम इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए पैट्स को डिवाइड करते हैं KE से, हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो बाद में निकलेगी, पहले आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकाल देना है। तो सिंपल तरीके से निकलेगी, जहाँ पे आपको EBIT बाय ओवरऑल कॉस्ट करना है, उसमें से आप डेट की वैल्यू माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड फर्स्ट एंड वैल्यू ऑफ डेट इज डिडक्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक सम देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT कितना है, 5 लाख। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेट। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 3%। ठीक है, ये KO कितना है 3%, EBIT कितना है 5 लाख। आपको बोल रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, आपको लेना है EBIT डिवाइड बाय KO। EBIT कितना है 5 लाख, तो KO मतलब 15% से डिवाइड करोगे तो 5 लाख डिवाइड बाय 15%, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आई है 33,33,330। ये वैल्यू ऑफ फर्म आई। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, P वैल्यू ऑफ ओवरऑल फर्म में से हम डेट निकाल देंगे।
तो 33,33,333 में से हम माइनस कर देंगे डेट जो कि है 15 लाख, तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी जो आने वाली है 18,33,333। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, आपको लेना है एट्स को डिवाइड करना है वैल्यू से। ठीक है, एट्स कितना है? ये 5 लाख रुपए का आप ईबीआईटी कमाते हो, में से आपको रेट जो है 15 लाख, उसका 10% मतलब 1.5 लाख ब्याज देना पड़ेगा। तो आप एट्स कैसे निकालोगे? ईबीआईटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू कितनी है हमारी 18,33,333। ईबीआईटी है 5 लाख, में से हम लोग 1.5 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा 18,33,333। तो सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है मेरा 19.09%। यहाँ पे हमारे दोनों ही आंसर निकल गए। तो अब हम लोग करते हैं एमएम अप्रोच, जहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन से समझना है। व्हेन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। भाई लीवर्ड फर्म अनलीवर्ड फर्म क्या है? लीवर्ड का मतलब जिसने डेट ले रखा है, अनलीवर्ड मतलब जिसने डेट ले रखा नहीं है। यहाँ पे समझते हैं, देयर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड हैविंग सेम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ 20,000। दोनों की ईबीआईटी सेम है 20,000। एम लिमिटेड इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग डेट ऑफ 1 लाख एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एम के पास डेट है और एन जो है उसमें डेट नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन लिमिटेड की कितनी है 10%, एम लिमिटेड की है 11.5%। कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये एम ये एन। सबसे पहले लेते हैं ईबीआईटी, दोनों में 20,000 है। बात करते हैं इंटरेस्ट की। एम जो है, एम के पास डेट है 1 लाख का जिसपे 7% इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब 7,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। टैक्स कुछ है नहीं, ये हमारा हो गया टैक्स। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमको लेना है नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब पैट डिवाइड बाय के। तो एम वाले में के कितना है? एम वाले का के है 11.5%, 13,000 डिवाइड बाय 11.5%, तो आ रहा है 1,13,000। डेट जो है, यहाँ पे डेट है 1 लाख रुपए का। यहाँ पे वैल्यू क्या है? तो 20,000 डिवाइड बाय 10% है कि इक्विटी की वैल्यू है 2 लाख और डेट कुछ भी है नहीं। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू की बात करें, यहाँ पे हो रही 2,13,043, यहाँ पे हो रही 2 लाख। मतलब लीवर्ड फर्म जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी। अब आर्बिट्राज कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। तो एम लिमिटेड जो है उसके आपके पास 10% शेयर्स भी थे, 10% आपके पास डेट भी था, मतलब टोटल आपके पास दोनों का मिला के ओवरऑल कैपिटल का 10% था, जिसमें आपके पास इक्विटी का 10% मतलब 1,13,004 और डेट का 10% मतलब 10,000 था। और आपको टोटल ओवरऑल जो कमाई होगी फर्म की उसका 10% मिलेगा। आपको 2,000 का रिटर्न। अब ये 21,304 पूरा का पूरा बेच देते हो, इक्विटी भी बेच देते हो, डेट भी बेच देते हो, आपको मिलेगा 21,304। इसमें से 20,000 एक काम करो, आप इन्वेस्ट कर दो एन में, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे 20,000, आपको 20,000 का 10% कितना रिटर्न मिलेगा 2,000। आप कमा रहे हो सेम रिटर्न, पहले जितना कमा रहे थे उतना, फिर भी आपके पास 1,304 रुपये बच गया। ये आपका क्या हो गया? आर्बिट्राज। ठीक है, इस तरीके से इस सम को हमने सोल्व किया। तो अब एक और कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस रिलेशनशिप। तो ये ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो इन तीनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है। इसके बेस पर भी कुछ सम्स है, देखते हैं आगे। तो ये ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस की रिलेशनशिप को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट अ फर्म हैज ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 पर शेयर। 1 लाख नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 10 लाख की इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल अभी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। द फर्म्स वांट्स टू रेज 2,50,000 टू फाइनेंस इट्स
इन्वेस्टमेंट एंड इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड। क्या ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग? पहला ऑल्टरनेटिव है टू इशू 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 each। तो पहले ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो? 25,000 शेयर इशू कर रहे हो 10 each। सेकेंड, टू बोरो 2,50,000। सेकेंड में क्या कर रहे हो आप लोग? डेट ले रहे हो 2.5 लाख रुपए का 8% पे। टू इशू 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each। थर्ड क्या है? आप 2500 100 रुपीज़ के क्या कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो जिस 8% डिविडेंड। इफ द फर्म्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 3,12,500, मतलब ये सब कुछ होने के बाद 3,12,500 इनका क्या होने वाला है? EBIT। टैक्स रेट 50% है। तो फाइंड इफेक्ट और अर्निंग्स पर शेयर अंडर 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। तीनों ऑल्टरनेटिव में क्या क्या आपका EPS रहेगा वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ ऑल्टरनेटिव 1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले EBIT लिख देते हैं। EBIT कितना है? डायरेक्ट 12,500, 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500, ये सेम है। देखो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं? 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी होने वाला नहीं। सेकंड ऑल्टरनेटिव में आप 2.5 लाख रुपए का डेट ले रहे हो जिसपे आपको 8% इंटरेस्ट देना है। तो 2,50,000 इंटू 8%, 20,000 का आपका इंटरेस्ट जाएगा। थर्ड वाले में आपका इंटरेस्ट नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। ये आपका PBT आ गया 3,12,500। यहाँ पे आएगा आपका 2,92,500। अगेन ये 3,12,500। यहाँ से माइनस करेंगे आप टैक्स। तो टैक्स का कितना परसेंट है? 50%। 3,12,50,000 टू 50%, ये आ गया आपका 156,250। यहाँ पे भी सेम रहेगा 156,250। यहाँ पे कितना है? 2,92,500 इंटू 50%, ये हो रहा है आपका 146,250। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? इतना ये होगा उतना ही 50-50 है। 156,250, 146,250, 156,250। यहाँ से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो आपका 8% डिविडेंड जा रहा है, अगेन 20,000। अब आपका जो बच रहा है उसको कहते हैं PATES, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तब ये अर्निंग्स है इक्विटी शेयर वालों की 156,250, यहाँ पे 146,250, यहाँ पे आपका हो रहा है 156,250 माइनस 20,000, यहाँ पे बच रहा है आपका 1,36,000। अब मुझे अगर EPS निकालना है तो EPS का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? आपको पैट से डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आप पहले से 1 लाख शेयर थे और नए कितने इशू कर रहे हो? 25,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1,25,000। इन दोनों में सेम रहेंगे क्योंकि आप नए इक्विटी शेयर इशू कर नहीं। ठीक है, जैसे आप इसको डिवाइड कर दोगे, पहले इसको कर लेते हैं 156,250 फिर वह 1,25,000। आपका EPS आया है 1.5, यहाँ पे आया 1.4625, लास्ट में आया 1.36। यहाँ पे आपके तीनों ही EPS आ गए। आपका जब सिर्फ इक्विटी था, आपने नए इक्विटी शेयर इशू किए तो आपका EPS घट जा रहा है। सेकेंड केस में आप डिबेंचर्स या फिर लोन ले रहे हो, आपका EPS बढ़ रहा है। थर्ड केस में आपका EPS बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन कौन सा वाला है? ये वाला, ये आपको चूज़ करना